बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों, गुड आफ्टरनून। अब देखिए कि हमने पढ़ा कि टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है यह है बच्चों के लिए कितना उपयोगी होता है। अब हम आज जो हमारा प्रकरण है वह है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव किस प्रकार से हम करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब हम बच्चों को जब कोई चीजें पढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्टिंग क्राइटेरिया देखते हैं कि हम किस प्रकार से हमारी सहायक सामग्री है जिनका हम चयन करते हैं या उनका चुनाव करते हैं या हम उनको बनाते हैं। आप देखिए कि यदि हम बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं या मॉडल बना रहे हैं तो हम उसका किस प्रकार से चयन करें, हम उसको किस प्रकार से बनाएं कि जो बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। यदि हम उन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारे द्वारा जो भी प्रकरण बनाया जाता है या जो टीएलएम बनाया जाता है वह बहुत ही प्रभावी होता है और उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वह भी बहुत प्रभावी होते हैं। तो देखिए कि शिक्षण सहायक या सहायक सामग्री के चुनाव के लिए हमें सबसे पहले आयु का ध्यान, आयु के अनुसार आप देखिए कि यदि हम किसी भी बच्चे के लिए यदि टीएलएम का चुनाव करते हैं, सहायक सामग्रियों का चुनाव करते हैं तो हमें बच्चे के आयु के आधार पर उसकी एज हमें ध्यान रखनी है। एज को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों के हिसाब से हमें सहायक सामग्री का निर्माण करना है, बड़े बच्चों के लिए बड़े बच्चों के हिसाब से हमें सहायक सामग्रियों का निर्माण हमें यहाँ पर करना है। इसके बाद आता है कि आर्थिक स्तर। यहाँ पर जो चीजें हैं कि जो टीएलएम होता है सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि कई बार हमारे जो विद्यालय हैं सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कमजोर होते हैं और सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कमजोर होने के कारण वह काफी महंगे जो टीएलएम होते हैं उनको बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या बच्चों को वह टीएलएम उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों को सीखने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें ऐसे टीएलएम का निर्माण करना है, ऐसी सहायक सामग्रियों का निर्माण करना है जो सामाजिक और आर्थिक स्तर से भी थोड़े कम हो, यानी उसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसके बाद आता है सरल भाषा कि हम जो भी टीएलएम का निर्माण कर रहे हैं, सहायक सामग्रियों का निर्माण कर रहे हैं वह स्पष्ट और सरल भाषा में होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम सरल और स्पष्ट भाषा में हमारे टीएलएमओ को सम्मिलित करेंगे, उनका चयन करेंगे तो उनके माध्यम से जो चीजें हम हमारे टीएलएम के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य व्यवहार को बच्चों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके द्वारा जो चीज हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वह बच्चों के सामने बहुत अच्छी तरह से आएगी और बच्चे उन्हें सीखने का प्रयास करेंगे, बच्चे उनके बारे में जानेंगे, उनको सीखेंगे और साथ ही साथ उन भाषाओं को समझेंगे जिन भाषाओं का हमने उपयोग किया है। यदि बच्चा हिंदी भाषा को जानता है तो उसके लिए हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और साथ ही साथ ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना है जो बिल्कुल सरल हो। बच्चे के लेवल के आधार पर भी हमें हमारे टीएलएम का उपयोग करना है, बच्चे के स्तर का भी हमें ध्यान रखना है और हम उन सभी बातों को यहाँ पर सरलबद्ध तरीके से रखेंगे जिनके माध्यम से हम हमारे सहायक शिक्षण सामग्री का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्वतः प्रेरित कि जो टीएलएम हम निर्माण कर रहे हैं या जो हम बच्चों के हमारे बौद्धिक अक्षम वाले बालक, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बालक, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बालक, ऑटिज्म वाले, सेरेब्रल पाल्सी वाले, लोकोमोटर से संबंधित ग्रसित जो बालक है इनके लिए हम ऐसे टीएलएमओ का निर्माण करें जिनको देखते ही बालक सीखने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो जाए।
क्योंकि आप देखिए कि बच्चों के अंदर इस प्रकार से एक प्रेरणा आ जाए। जब बच्चे जैसे टीएलएम देखे, रंगों की पहचान आप करा रहे हैं, सब्जियों की पहचान हम करा रहे हैं, फलों की पहचान यदि हम करा रहे हैं, हमारे टीएलएमओ को देखते ही बालक उसमें सीखने की रुचि बालक के अंदर प्रेरित हो जाए और वह बालक काम को करने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो जाए। इसके बाद है सरल, कि हमारे जो टीएलएम है वह बहुत ही सरल होने चाहिए, यानी सरल से कठिन की तरफ होने चाहिए। या सरल से आपने देखा कि जो टीएलएम है वो इस प्रकार से होने चाहिए, पहले सरल चीज होनी चाहिए, फिर उसमें जटिलता, यानी सरल से धीरे धीरे उन्हें जटिल होने चाहिए। यदि हम सबसे पहले ही जटिल चीजों को वहां पर रखेंगे तो क्या होगा कि बालक उनको सीखने में दिक्कत करेगा, बालक उनको ठीक प्रकार से नहीं सीख पाएगा। तो हम यहाँ पर जिन टीएलएमओ का संग्रहण कर रहे हैं, जिन टीएलएमओ का हम यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, वह टीएलएम हमारे लिए कम लागत के होने चाहिए, सरल होने चाहिए, यानी कम लागत कि जो टीएलएम है वो इतने लागत के भी नहीं होने चाहिए जो हम बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं करा सके। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि हमारे विद्यालय में संसाधनों की कमी होने के कारण हम बच्चों के लिए टीएलएम के मॉडल उपलब्ध नहीं कराने पाते हैं। फिर हम हमारे हाथों से टीएलएमओ का निर्माण करते हैं। तो जब हम टीएलएमओ का निर्माण करते हैं तो वह टीएलएम इतनी कम लागत के होने चाहिए जो बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके, जिसके माध्यम से हमारी सहायक शिक्षण सामग्री और हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह बहुत ही प्रभावशाली हो सके। इसके बाद अगला है रंगीन साफ सुथरा, की जो चीज है, जिस टीएलएम का हमने निर्माण किया है वह रंगीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि यदि हम रंगीन और साफ सुथरा टीएलएमओ का उपयोग करेंगे और विद्यार्थी जब उनको समझेंगे तो वह आसानी से उनको समझ में आ जाएगा। यदि उसमें घिसापट्ट होगा, कुछ सब आपस में मिले हुए होंगे तो बालकों को वह चीज समझ में नहीं आएगी। रंगीन होनी चाहिए। यदि हम जानवरों की पहचान करवा रहे हैं तो जानवरों के जो चित्र है वह भी रंगीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। यदि हम फलों की पहचान करा रहे हैं, रंगों की पहचान करा रहे हैं, या फिर हम हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, महीनों के नाम, दिनों के नाम या और कोई भी चीज हम बालकों को सिखा रहे हैं वह साफ सुथरी और रंगीन होनी चाहिए, जिससे वह बालकों को आसानी से समझ आ जाए। फिर है आवश्यकता। यहाँ पर जो टीएलएम हमने बनाए गए हैं वह टीएलएम बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पर जो चीजें हैं या जो टीएलएम का हम निर्माण कर रहे हैं, हम बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्रियों का निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए जो टीएलएम है वह ना तो ज्यादा छोटे होने चाहिए ना ही ज्यादा बड़े होने चाहिए। बच्चे की जो स्तर है उसके अनुसार ये टीएलएमओ का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर जो टीएलएम है वह इस प्रकार से होने चाहिए कि जो टीएलएम है वो ना बड़े होने, कई बार ऐसा होता है कि टीएलएम इतने बड़े होते हैं जो कक्षा में जिन्हें ठीक प्रकार से भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो कई बार जो टीएलएम है इतने छोटे होते हैं जिन्हें बच्चों को देखने में भी आसानी नहीं होती है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे बैठे रहते हैं और वह ठीक प्रकार से भी उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो हमारे जो टीएलएम है वह ना तो ज्यादा छोटे होने चाहिए ना ही ज्यादा बड़े होने चाहिए। इसके साथ साथ आप देखिए कि टीएलएम बच्चे की जो एबिलिटी है, बच्चे की जो योग्यता है, बच्चे की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार ही हमें टीएलएम का निर्माण करना चाहिए। हमारे जो टीएलएम है हम उन सहायक सामग्रियों का इस प्रकार से निर्माण करें कि बच्चे उन्हें देखते ही सीखने के लिए तत्पर हो जाए। बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना जागृत हो जाए कि बालक स्वयं करके सीखने के लिए तैयार हो जाए। हम जब भी कोई भी टीएलएम का निर्माण करते हैं तो उन टीएलएमओ में उन सभी बातों को हम सम्मिलित करना चाहते हैं या उन सभी बातों को हम सम्मिलित करते हैं जो हम हमारे
टीएलएम में रखना चाहते हैं तो हमारा जो टीएलएम है वह कम लागत वाला होना चाहिए। जब हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टीएलएम का निर्माण करेंगे तो इसके द्वारा जो परिणाम हमारे सामने आएंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। बौद्धिक श्रम वाले जो बालक है उनकी यदि हम बात करते हैं तो हमारे बौद्धिक श्रम वाले बालकों में शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, बौद्धिक समस्या और संवेगात्मक, संज्ञानात्मक समस्याएं पाई जाती है। इन बच्चों की जो समस्याएं हैं इनको हम सुधार इनमें कर सकते हैं, परंतु इनको एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और हम इन बालकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण देते हुए निश्चित समय तक हम इन्हें सिखाते हैं और आने वाले समय में हम इन्हें एक आत्मनिर्भर बनाते हैं और एक समाज का अभिन्न अंग बनाने की कोशिश करते हैं। वो सब कब होता है जब हम एक उपयुक्त सहायक शिक्षण सामग्रियों का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से हम यदि इन टीएलएमओ का निर्माण करते हैं, बच्चों की सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं, बच्चे की आयु, बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की स्तर और बच्चे का जो प्रेरणादायक जो स्रोत है, उन सभी चीजों का यदि हम ध्यान रखते हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे सहायक शिक्षण सामग्रियों का चुनाव करते हैं, जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होता है, बालक सीखने में रुचि लेता है।